अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है हमारा ग्लाइकोलिसिस। और क्योंकि ये बुक में बड़ा टफ तरीके से लिखा हुआ, डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को पहली बार याद करने में और इसको समझने में भी, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको इस तरह से समझें कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। तो सबसे पहले इसकी बेसिस देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसको याद करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें रट्टा ना लगाना पड़े और हम अच्छे तरीके से इसके हर स्टेप को समझ सकें। हमने बात की कि कैसे गैसेस अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं, किस तरह से वो सेल्स तक मुहैया होती हैं। फिर करते करते एक स्टेप पर हम यहाँ आते हैं जो कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन, के सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। हमने देखा था कि रेस्पिरेशन एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है, और उसमें भी सबसे एंड पे हमने देखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये कैसे होती है। इसके 4 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, दूसरे स्टेप पे पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, तीसरे स्टेप पे क्रेब्स साइकिल होता है, चौथे स्टेप पे रेस्पिरेटरी चेन बनती है। ये 4 स्टेप जब खत्म होते हैं तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो सेलुलर लेवल की है वो खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, जहां से ग्लाइकोलिसिस शुरू होगी इसके एंड से अगला स्टेप स्टार्ट होगा। जहां से इसका स्टेप एंड होगा वहां से तीसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पे वो एंड होगा वहां से ऑनवर्ड आगे रेस्पिरेटरी जो चेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये चारों जो प्रोसेस हैं ये 1 2 3 4 एक के बाद एक आते जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। नाम से जाहिर है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। तो ये सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है और इस प्रोसेस के नतीजे में ग्लूकोज ने अपने आप को कन्वर्ट करना है एक दूसरे कंपाउंड में जिसे कहते हैं हम पायरुवेट। अब इसके लिए इसको बहुत सारे एंजाइम्स भी चाहिए, इसको बहुत सारे, ये नजर आएगा कि कंपाउंड्स भी चाहिए, और ये जो कंपाउंड्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट इसके लिए हेल्प आउट करता है रिएक्शन के लिए, वो कहलाता है कोएंजाइम। जो आपने से किसी ने मुझसे मैसेजेस में भी पूछा था, उस कोएंजाइम का नाम है NAD, निकोटीन अमाइड, ये N से बनता है, एडिनिन ये A से बनता है, डाइन्यूक्लियोटाइड ये D से बनता है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है जो कि एंजाइम्स के रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में हेल्प आउट करेगा। ये ना हुआ तो रिएक्शन कैटेलाइज नहीं हो सकेगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, इसलिए इसके ऊपर प्लस का निशान है। अगर इसके साथ हाइड्रोजन एक आकर लग जाती है तो ये रिड्यूस्ड हो जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है जो कि पायरुवेट में होनी है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये ग्लाइकोलिसिस है, इसके कितने फेजेस हैं, कितने हिस्से हैं। इसके 2 फेजेस हैं। पहला हिस्सा कहलाता है प्रेपरेटरी फेज, यहां से लेकर यहां तक चलता है। दूसरा फेज कहलाता है ऑक्सीडेटिव फेज, वो इस स्टेप से अगले स्टेप, लास्ट स्टेप तक चलता है। हमारा मेन मकसद ग्लाइकोलिसिस का है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके पायरुवेट बनाया जाए और एटीपी एनर्जी बनाई जाए। लेकिन जब हम कंपाउंड्स बना रहे होते हैं तो कुछ एनर्जी हमें देनी भी पड़ती है, और वो भी हमें एटीपी की शक्ल में देनी पड़ती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके सारे प्रोसेस को देखते हैं और फिर समझ में आ जाएगी। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ एक एटीपी ने अपने आप को तोड़ दिया, एडीपी में कन्वर्ट कर दिया। जाहिर बात है इसके पास 3 फॉस्फेट है, इसके पास 2 फॉस्फेट है। इसका मतलब है कि इसकी ब्रेकडाउन से एक फॉस्फेट निकल गया। ये एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जब अटैच हो जाता है ग्लूकोज के कार्बन एटम नंबर 6 पे, तो हम कहते हैं जी अब तो कंपाउंड नया बन गया और उसका नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है जी। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एटम्स की तब्दीली होती है, रीअरेंजमेंट होती है, कार्बन एटम उतने ही रहते हैं, जिसके बाद एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। कार्बन एटम नंबर 6 पे ही फॉस्फेट लगा होगा, लेकिन बाकी के एटम्स अपने आप को रीअरेंज करके नया कंपाउंड बना देंगे। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब बन जाता है तो मजीद एक एटीपी अपने आप को एडीपी में कन्वर्ट करता है और एक फॉस्फेट को रिलीज कर देता है। इसका मतलब है कि अब तक 2 एटीपी हमने इस्तेमाल किए हैं। ये जो फॉस्फेट रिलीज हो गया है ये फ्रुक्टोज के साथ जाके ज्वाइन कर जाता है। पहले इसके पास एक फॉस्फेट था, इस फॉस्फेट के जाने से अब टोटल 2 फॉस्फेट हो गए। अच्छा जी, पहला फॉस्फेट लगा हुआ था कार्बन एटम नंबर 6 पे, ये जो फॉस्फेट रिलीज हुआ ये कार्बन एटम नंबर 1 पे बने लगेगा। इसका मतलब है कि अब ये कंपाउंड ये ना रहा, बदल गया। अब बदल के क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। बाई का मतलब 2,
फॉस्फेट का मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप लगा है इसके ऊपर, इसलिए ये नया कंपाउंड बन गया। फ्रुक्टोज 616 बाइफॉस्फेट आगे से दो तरह के कंपाउंड्स पैदा करता है। ये दोनों कंपाउंड आपस में जो है इंटरचेंज भी हो सकते हैं। पहला कंपाउंड जो ये बनाता है उसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसे कहते हैं DAP। और जो दूसरा कंपाउंड ये बनाता है उसको कहते हैं ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं G3P। 3 का मतलब है कि इसके कार्बन एटम नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ है और इसी तरह यहाँ पर भी कुछ सूरत हाल मौजूद है। अब होगा क्या, अब ये दोनों कंपाउंड्स ये ऐसे लीड करेगा, ये ऐसे लीड करेगा। दोनों कंपाउंड्स की खासियत है कि एक दूसरे में भी कन्वर्ट हो सकते हैं या अलग-अलग अपना इंडिपेंडेंट जो रन है रिएक्शंस का वो भी चला सकते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक फॉस्फेट को पिक करता है, इसके पास एक फॉस्फेट था, इसके पास दो थे, इसने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। अब इसके पास एक ही फॉस्फेट था, मजीद एक फॉस्फेट जब इसके साथ अटैच करेगा तो नया कंपाउंड बना देगा, कहलाएगा कंपाउंड 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, BGP भी इसे कहते हैं। इसके कार्बन एटम 1 और कार्बन एटम 3 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। इस दौरान कोएंजाइम अपना काम करता है, उसकी जो ऑक्सीडाइज स्टेट होती है जिसमें हमने प्लस लिखा हुआ है वो एक हाइड्रोजन को पिक करती है। इस कंपाउंड में चेंज और कन्वर्जन के नतीजे में ये रिड्यूस्ड हो जाता है और एक हाइड्रोजन है इनको फ्री कर देता है। इसी तरह यहाँ पर भी यही सिलसिला होगा, एक फॉस्फेट ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लगा, इसके पास एक ही फॉस्फेट था, अब दो हो गए। एक को इसने कार्बन एटम नंबर 1 पे अटैच किया, एक को इसने कार्बन एटम नंबर 3 पे अटैच किया। इस जो कंपाउंड है उसका नाम है बाइफॉस्फोग्लाइसरेट और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं BGP जी। तो ये सेम जो कंपाउंड्स हैं इन दो अलग चीजों से बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर NAD जो कि ऑक्सीडाइज स्टेट में था, इसने अपने आप को रिड्यूस्ड कर लिया और एक हाइड्रोजन फ्री कर दी, यहाँ पर भी चल रहा है। अब दोनों तरफ BGP क्या करते हैं, ये जनाब एक जो फॉस्फेट है उसको अपने से रिलीज कर देते हैं और वो फॉस्फेट ADP पिक कर लेते हैं। तो एक ATP यहाँ बन जाता है, एक ATP यहाँ बन जाता है। इसके दोनों के फॉस्फेट एक एक रिलीज करने से जो नया फ्रेश कंपाउंड बनता है वो कहलाता है फॉस्फोग्लाइसरेट। और नाम से जाहिर है कि इसके पास एक ही फॉस्फेट है। अब अगर इसके पास एक ही फॉस्फेट है तो वो लगा कहाँ हुआ है, वो कार्बन एटम नंबर 3 पे लगा हुआ है। ठीक है जी। अब ये कंपाउंड अपने आप को दोबारा रीअरेंज करता है और क्या करता है, जो फॉस्फेट कार्बन एटम नंबर 3 पे लगा हुआ था उसको कार्बन एटम नंबर 2 पे अटैच कर लेता है। तो हम जाहिर बात है कि फिर नाम भी बदल देंगे। अब नाम बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट अपने अंदर से पानी के एक मॉलिक्यूल को यानी H2O को रिलीज कर देता है। जब ये पानी के एक मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है तो ये 2-फॉस्फोग्लाइसरेट ना रहा, अब ये बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जिसने अब आगे हमारा असल मॉलिक्यूल जो कि हमें चाहिए पायरुवेट उसको बनाना है। ठीक है जी। दोनों तरफ आप देख सकते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। फाइनली ये जो कंपाउंड है ये एक फॉस्फेट को रिलीज कर देता है जिससे ADP अपने साथ मर्ज करती है और ATP बना देती है और जो बाकी का कंपाउंड बनता है वो बन जाता है पायरुवेट। सेम यहाँ पर भी होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट अपने आप को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, एक फॉस्फेट को रिलीज कर देता है, उसको ADP पे कर लेता है और ATP बना देता है। तो हमारे पास पायरुवेट कंपाउंड बन गया जो कि हमें एंड पे चाहिए था। अच्छा जी, अब हम गिन लेते हैं कि ATP कितने इस्तेमाल हुए हैं। 1 2, आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है ATP यूज्ड इज इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं कि ATP बने कितने हैं, 1 2 3 4, ये मैंने लिख दिया। ATP प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि हमें इस पूरी ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP का फायदा हुआ है, 4 में से हमने 2 ATP माइनस कर दिए तो नेट ATP प्रोड्यूस 2। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको लिख लें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है और पायरुवेट पर एंड होता है। इंशाल्लाह जब मैं आपको पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और करेब साइकिल पर अगला लेक्चर अपलोड करूंगी तो हमने यहाँ जहाँ ख़त्म की थी बात यहीं से हम आगे शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मिलते हैं।